हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मंजीत सिंह चैनल पे आप सभी लोगों का पॉलिटी की क्लास में स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल है। आइए आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही छोटे वीडियो में वहाँ के सारे क्वेश्चन को तैयार करने का प्रयास करते हैं। हमारे एक प्रश्न भाग को लेकर पूछे जाते हैं कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, किस भाग में कौन सा प्रावधान रखा गया है। इन सारे प्रश्नों को लेकर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं आज की क्लास में हमारे संविधान में कितने भाग हैं उसको जानते हैं और उन सारे भागों में कौन कौन सा प्रावधान रखा गया है और किस भाग में जिस प्रावधान को रखा गया है उसके अंतर्गत किस किस अनुच्छेदों को रखा गया है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। और अगर भाग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर हम संविधान पर भी पकड़ बना पाए, उसके जो अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान में कौन सी बातें रखी गई हैं, तो थोड़ा सा एक आइडिया लगा पाना हमारे लिए आसान होगा और अनुच्छेदों को भी याद करने की जो प्रक्रिया होगी उसमें भी थोड़ा हमें सुविधा मिलेगी। तो आइए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। टॉपिक है संविधान के भाग। तो यहाँ कुछ बेसिक बातें हैं, पहले वो आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, कि हमारे मूल संविधान में जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो आपको पता है उस समय 8 अनुसूचियाँ थीं, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान स्थिति जो है वो 25 भाग हो चुके हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं, लगभग 450 अनुच्छेद हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये 22 भाग थे जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, वर्तमान स्थिति में 25 भाग हैं, तो 23 भाग में, 24 भाग में और 25 भाग में कौन से प्रावधान रखे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आज भी हमारे संविधान में भागों की संख्या 22 ही है, लेकिन जो भागों की संख्या ये 23, 24 और 25 के क्रम में ये बढ़ी है, इसको भाग का ख के माध्यम से बीच बीच में जोड़ा गया है। कोई भी भाग हमारे संविधान का भाग 23 नहीं है, भाग 24 नहीं है, भाग 25 नहीं है। इसको लेकर के हमारे स्टूडेंटों के बीच बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर भाग 23 में क्या है, भाग 24 में क्या है, भाग 25 में क्या है। तो 23, 24, 25 भाग में कोई भी प्रावधान नहीं है। जो ये भाग बाद में चलकर धीरे धीरे समयानुसार ज़रूरत पड़ने पर बढ़े हैं, उन्हें का और खा के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स। हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके फर्स्ट भाग में कौन सी बातें हैं। पहला भाग क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहला क्या है? आपने देखा है कि जब आपने अनुसूचियां पढ़ा था तो भी आपने देखा था कि पहली अनुसूचिया में क्या था? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। जब आपने आर्टिकल पढ़ा तो पहले आर्टिकल में भी पढ़ा कि इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। और जब आप यहाँ पर भाग पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो भाग में भी आपने देखा पहले भाग में किसका प्रावधान रखा गया है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पहले हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि पहले हम लोग आसानी से केवल पहले भाग को देख लेते हैं, उसके बाद में अनुच्छेद के संबंध में भी डिस्कस कर दूंगा कि किस भाग के अंतर्गत किस अनुच्छेदों को रखा गया है, कि अगर इस भाग में ये प्रावधान है तो इन प्रावधानों को हमारे संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य रखा गया है। इन सारी बातों को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के जो 22 भाग हैं उनको जानने का प्रयास करें। कोशिश करिएगा कि हमारे साथ थोड़ा कंसंट्रेशन होकर वीडियो को देखिए और उम्मीद करता हूं कि 20 मिनट बाद आप 22 भाग आसानी से बोल सकते हैं। कम से कम जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन सारे भागों को जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। तो पहले भाग में आपने देखा कि भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पुलिस की एग्जाम में, वीडियो की एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। और संघ एवं राज्य क्षेत्र का प्रावधान अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य है, जबकि नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक है। जो इजी है इसको मैं पहले याद कराने की कोशिश करता हूं। तो भाग 1 में आपने क्या देखा? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य किया गया है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। याद करने से ये फायदा क्या होगा? जैसे आपने ध्यान दिया कि भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और नागरिकता को अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य रखा गया है। मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रश्न आता है और वह प्रश्न नागरिकता को लेकर रहता है। इतना आप समझ पा रहे हैं कि ये प्रश्न नागरिकता को लेकर पूछा गया है और ये पूछा गया कि ये किस अनुच्छेद में ये प्रावधान रखा गया है
और ऑप्शन में अगर आपको दिया है कि अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 35, तब आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा चुनना, क्योंकि आप तुरंत कहेंगे कि सर हमें बताया गया है कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत एवं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है, तो ये नहीं हो सकता। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है, ये मूल अधिकार है, ये भी नहीं हो सकता। और आर्टिकल 35 जैसा कि हमें पता है कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का प्रावधान किसका रखा गया है, मौलिक अधिकार हैं, तो ये दोनों नहीं हो सकते। इसका मतलब हमें भले ही नहीं पता है कि भाग किस में था ये, लेकिन इतना पता था कि जो नागरिकता का प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य है, और 5 से 11 के मध्य एक ही ऑप्शन है, इसलिए नागरिकता से संबंधित ये प्रावधान इसी आर्टिकल में होगा। तो इस तरीके से दिमाग में अगर एक खाका तैयार रखेंगे तो अनुच्छेदों के भी क्वेश्चन का आंसर दे पाना और भाग के भी प्रश्नों को दोनों को कर पाना आपके लिए बहुत आसान हो पाएगा। मैं कोशिश करता हूं उसी रणनीति के साथ मैं आपको याद कराने का प्रयास करूं। तो आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो भाग 2 में आपने देखा नागरिकता, और भाग 3 में क्या है, ये भागों की संख्या है, ये प्रावधान है, ये आपके अनुच्छेद है। तो भाग 3 में आपने क्या देखा, भाग 3 में मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य रखा गया है, इसका आप लोगों को अच्छे से पता है। और भाग 4 में क्या रखा गया फ्रेंड्स, भाग 4 के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तथा DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया है। और शायद आपको ये भी पता है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का प्रावधान अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य रखा गया है। इसलिए आपने देखा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के मध्य रखा गया है, तो अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य रखा गया है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। चारों को एक बार रिवीजन करते हैं और आसानी से फिर आगे बढ़ते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में नागरिकता किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 5 से 11 में। भाग 3 में मूल अधिकार किस अनुच्छेद में, 36 से 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व, और नीति निदेशक तत्वों को कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, 36 से 51 तक। इसका मतलब हमारे दिमाग में एक फ्रेम बन गया अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक और भाग 1 से लेकर 4 तक। अब आगे बढ़ते हैं। भाग 4 के बाद फ्रेंड्स भाग 5 नहीं बल्कि 4A, मतलब कि भाग 4 का आएगा। यही आपका 23वां भाग है। यही क्या है, आपका 23वां भाग है। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे तो ऐसी कौन सी वजह हुई जो हमारी आज भागों की संख्या 22 से बढ़कर 25 होने के बावजूद भी हमारे भाग 22 ही हैं, क्योंकि 23वां भाग हमारा का के माध्यम से 4 का को जोड़ा गया है। क्लियर हो रहा है एकदम। तो भाग 4 का में मूल कर्तव्य को रखा गया है, और मूल कर्तव्य का प्रावधान हमारे अनुच्छेद 51 का में, 51 का या 51A में रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं 1 से लेकर 4 का तक आपको आसानी से तैयार हो गए। यहाँ तक एकदम क्लियर हुआ फ्रेंड्स। एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, जितने भी बच्चे PCS एग्जामिनेशन, खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी और जो वैकेंसी आपकी दरोगा की लगी हुई है, UPSI के लिए, पुलिस के लिए या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो मेरी इंडिविजुअल क्लास अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, इंडिविजुअल पॉलिटी, तो 7068507275 पे कांटेक्ट करके आप लोग इंडिविजुअल क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी फ़ीस 999 रुपये मात्र है। इसके अंतर्गत पूरे डिटेल में पॉलिटी को पढ़ाया गया है कि आप पॉलिटी विषय पे इस प्रकार से पकड़ बना सकते हैं कि आप किसी भी एग्जाम में जाकर सम्मिलित होइए कि पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो वहाँ पर जो आपको क्लास पढ़ाई गई है फ्रेंड्स, पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ाने के बाद पिछले 20 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया है। इस क्रम में हम लोग स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से लेकर 35 चैप्टर तक पढ़े हैं। तो जो बच्चे इंडिविजुअल क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भाग 4 का तक क्लियर हो गया था। आगे देखते हैं भाग 5। भाग 5 के क्या है, संघ। संघ का मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार। संघ सरकार की बातें भाग 5 में की गई हैं, और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का प्रावधान है। इसका मतलब इसके अंतर्गत राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय, इन सब सारी चीज़ों का प्रावधान कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भाग 5 में केवल संघ या केंद्र सरकार की बातें की गई हैं। यहाँ राज्य सरकार की बातें नहीं है। मतलब यहाँ राज्य
पाल का प्रावधान नहीं है, यहाँ पर आपको विधानसभा या विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, यहाँ पर आपके उच्च न्यायालय का प्रावधान नहीं है, यहाँ पर आपका महाधिवक्ता का प्रावधान नहीं है। ये सारे प्रावधान कहाँ रखे गए हैं? भाग 6 में। तो भाग 6 में राज्य है, भाग 5 में केंद्र है, और केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, इन सब चीज़ों का प्रावधान रखा गया है। जबकि भाग 6 के अंतर्गत राज्यपाल, उच्च न्यायालय, विधानसभा और विधान परिषद की बात की गई। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो आपको 6 भाग तैयार हो गए। और आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि भाग 1 से लेकर 10 तक, 12 तक कंप्लीट तैयार करना है क्रम से। उसके बाद कुछ छोड़ सकते हैं। उसके बाद भाग 17, भाग 18 और भाग 20 ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि 22 भागों में से कम आपको 12 से 15 ऑन द टंग, एकदम जुबान पे होना चाहिए कि किसी भी समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो वो गलत आपके नहीं होने चाहिए। तो मैंने आपको भाग 6 तक याद करा दिए। भाग 7 में आपने देखा होगा डैश 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 लगा है। तो एक्चुअली क्या हुआ फ्रेंड्स, भाग 7 में अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे फ्रेंड्स समाप्त किया गया है। और इसमें क्या था? आपको पता है कि आज़ादी के बाद हमारे राज्यों को का, खा, गा, घा के माध्यम से ये अलग अलग उसमें बांटा गया था। बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। और इसे समाप्त करने के पश्चात, क्योंकि ये सारे प्रावधान भाग 7 में ही रखे गए थे, तो जब भाग का, खा, गा, घा के माध्यम से जिन राज्यों का वितरण किया गया था, रखा गया था अलग अलग खंडों में, जब उसे समाप्त किया गया तो भाग 7 को भी समाप्त किया गया। तो भाग 7 जब भी कभी एग्जाम में आए तो आपको सीधा आंसर क्या देना है? निरसित शब्द का प्रयोग किया जाता है कि इसे अब निरसित कर दिया गया है, मतलब कि इसे अब समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब ये हुआ था? 1956 में हुआ था। तो याद करना बहुत आसान है फ्रेंड्स। 7वां संविधान संशोधन भाग 7 में था, 7 से समाप्त हो गया। कब हुआ? 1956 में। क्लियर हुआ? उसके आगे चलते हम लोग भाग 8 की तरफ। भाग 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? संघ शासित प्रदेश। क्या होता है? संघ शासित प्रदेश। और संघ शासित प्रदेश का प्रावधान किसमें रखा गया है? भाग 8 में रखा गया है। और भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि बाद में इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में हमारे संविधान में इसे जोड़ा गया। तो वो किसमें है? भाग 9 में पंचायती राज है। जबकि भाग 9 का में अर्थात 9A में नगरीय निकाय, नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। जबकि आपको जैसा कि पता है कि नगर पालिका के अंतर्गत 18 विषय को शामिल किया गया है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। और पंचायती राज के अंतर्गत जिसे हमारे संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है, और इसमें 29 विषय रखे गए हैं। तो जब कभी भी अनुसूची पढ़ने का मौका मिलेगा तो अनुसूचियों के अंतर्गत ये सब आपको बताया जाएगा। बाकी इंडिविजुअल क्लास में आप लोग को डिटेल में ये सब क्लासें बताई गई हैं। तो भाग 9 में पंचायती राज है, 9A में मतलब कि 9 में नगरीय निकाय है, और 9 खा या 9B भी कह सकते हैं आप। तो इसमें क्या रखा गया है? सहकारिता। सहकारिता का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसे जो बाद में जोड़ा गया है 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। सहकारिता का मतलब कुछ लोगों का ऐसा समूह जिसके द्वारा किसी एक संस्था का निर्माण करके आपस में हितों की बात की जाती है, तो उसे सहकारी संस्थाएं कहा जाता है, जिसका प्रावधान आपने आर्टिकल 43B में नीति निर्देशक तत्वों में भी देखा होगा। तो आपने देखा 9 में पंचायती राज, 9A में नगरीय निकाय और 9B में सहकारिता। और 10 में क्या है? भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। क्या है? अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान भाग 10 में किया गया है। और भाग 11 में क्या है? संघ व राज्यों के मध्य विधायी व प्रशासनिक संबंध, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल, मतलब संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध का प्रावधान भाग 11 में किया गया है। जबकि संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय फाइनेंशियल रिलेशन की बात जो की गई है ये भाग 12 में की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो भाग 1 से लेके 12 तक आपको 100% याद रखने हैं। यहाँ से आपको एक भी नहीं छोड़ना है, और इसके आगे जहाँ छोड़ना होगा मैं खुद बताऊँगा कि अगर यहाँ आप भूल भी गए तो काम चल जाएगा आपका। तो आपने देखा कि भाग 11 में क्या है? संघ एवं राज्य के बीच किसका बंटवारा? विधायी शक्तियों का। और दूसरा क्या है? प्रशासनिक शक्तियों का बंटवारा, संबंध।
संघ एवं राज्य के मध्य विधायी व प्रशासनिक शक्तियों का संबंध, और जबकि भाग 12 में संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध को बताया गया है। आगे चलते हैं हम लोग भाग 13 में देखते हैं। भाग 13 में क्या है फ्रेंड्स, राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य समागम, आपस में देश के बीच कैसे व्यापार होंगे, कैसे वाणिज्य होगा, कैसे समागम होगा, इन सब सारी चीज़ों का प्रावधान भाग 13 में है। और जबकि भाग 14 में क्या रखा गया है, केंद्र व राज्यों के अधीन सेवाएं, क्या रखा गया है, केंद्र व राज्यों के अधीन कौन कौन सी सेवाएं होंगी, कौन कौन सी सेवाएं केंद्र के अंतर्गत आएंगी, कौन कौन सी सेवाएं राज्य के अंतर्गत आएंगी, ये सारे प्रावधान भाग 14 में रखे गए हैं। और बाद में भाग 14A भी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें क्या रखा गया है, न्यायाधिकरण, क्या रखा गया है, जुडिशरी के जो मामले हैं, जो भी ट्रिब्यूनल हैं, आपके जो भी अधिकरण हैं, वह सब सारे प्रावधान भाग 14A में रखे गए हैं, जितने भी ट्रिब्यूनल आपके हैं। और भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर मिस्टेक की तो चल सकता है, लेकिन 15 आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे कि SC, ST और OBC के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं, ये सारे प्रावधान आपको भाग 16 में रखे गए हैं। उसके आगे फ्रेंड्स भाग 17 के अंतर्गत क्या रखा गया है, भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा को रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो भी स्टेट लैंग्वेज है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं तो आपने देखा फ्रेंड्स, इस प्रकार से भाग 17 तक आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। भाग 17, 18 और 20 इन तीनों पे मैं स्टार लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये तीनों आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भाग 17, 15, 18 और 20 मैं क्रम से बताते हुए चलता हूँ, फिर इसको हम लोग रिवीजन करेंगे अभी एक बार। तो भाग 17 में राजभाषा है, भाग 18 में आपातकाल है, भाग 19 में प्रकीर्ण है, इसे इंग्लिश में मैसिलिनियस बोलते हैं। जो भी विविध चीज़ें हैं वो सारे प्रावधान को भाग 19 में रखा गया है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कम पूछा जाता है। लेकिन भाग 20 बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भाग 20 को संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 में है। ये आर्टिकल भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 368 में रखा गया है। और ये किस भाग में है, तो भाग 20 में है। और जो अस्थायी प्रावधान है वह भाग 21 में है, और सबसे लास्ट में 22 है, जिसमें कि संक्षिप्त नाम व हिंदी अनुवाद जितने भी हैं उन सारी चीज़ों का प्रावधान भाग 22 के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि सारी चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ आपने 22 भागों को अभी तुरंत तैयार किया। मैं कुछ इसका रिवीजन करता हूँ, जैसे भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। भाग 5 बहुत आसान, केंद्र सरकार, भाग 6 उससे भी आसान, राज्य सरकारें, भाग 7 से 7 से समाप्त, किस संविधान, 7वें संविधान संशोधन के तहत, कब किया गया, 1956 में किया गया। उसके बाद क्या आता है भाग 8, इसमें क्या है, संघ शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की बात है। भाग 9 में ग्राम पंचायतें, 9 के बाद नौका में क्या है, नगर पालिका, नौका के बाद 10 नहीं, नौखा में क्या है आपका, सहकारिता। और उसके बाद भाग 10, और भाग 10 में क्या है फ्रेंड्स, आपका है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग 11 संघ व राज्य के मध्य विधायी व प्रशासनिक संबंध, जबकि भाग 12 में है संघ व केंद्र के मध्य वित्तीय संबंध को बताया गया है। और भाग 13 में है राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य, भाग 14 में है केंद्र व राज्यों के अधीन कौन कौन सी सेवाएं आएंगी, और भाग 14A में न्यायाधिकरण मतलब कि ट्रिब्यूनल हैं। और भाग 15 इंपॉर्टेंट है, मैंने फ्रेंड बताया था आपको, निर्वाचन को रखा गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कौन से वर्ग हैं वो मैंने आपको बताया है, SC, ST और OBC के प्रावधान। भाग 17 ये भी इम्पॉर्टेंट है, राजभाषा। भाग 18 ये भी इम्पॉर्टेंट है, इमरजेंसी आपात उपबंध, जिसका प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 से लेके 360 के मध्य किया गया है। और भाग 19 प्रकीर्ण, जो आपके मैंने बताया मैसिलेनियस विविध वाली जो चीज़ें हैं वो भाग 19 में है।
और भाग 20 इम्पॉर्टेंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और भाग 21 अस्थायी प्रावधान, और भाग 22 संक्षिप्त नाम व हिंदी अनुवाद। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स बड़ी आसानी के साथ आपने 22 भागों को आसानी से याद किया होगा। एक बार मैं इसके अनुच्छेद को भी दिखा देता हूं कि किस अनुच्छेद भाग में कौन से अनुच्छेद रखे गए हैं। हम लोगों ने पहले देखा था भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। उसके बाद नागरिकता को 5 से 11 के मध्य, मूल अधिकार को 12 से 35 के मध्य, नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 के अंतर्गत जो है वो 36 से 51 तक, भाग 4 का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 51 का में है। जो केंद्र सरकार की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी बातें संघ की होंगी वह कहाँ रखा गया है, अनुच्छेद 52 से 151 के मध्य, और जो राज्य सरकार की जितनी बातें हैं उनको रखा गया है 152 से 237 तक, और जो भाग 7 था उसे अब समाप्त कर दिया गया है। इसलिए हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब उसके आगे देखते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, संघ शासित प्रदेश, और संघ शासित प्रदेश का प्रावधान भाग अनुच्छेद 239 से 242 के मध्य है, और जबकि पंचायती राज का प्रावधान 243 में भी है, नगरीय निकाय का भी 243 में है, और सहकारिता का भी 243 में है। आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं इसका मतलब क्या हुआ, सब 243 से क्यों दिया गया है। पंचायती राज का प्रावधान 243A से लेकर के 243 A, B, C, D ये कहाँ तक है, O तक ये प्रावधान रखा गया है। जबकि नगरीय निकाय का प्रावधान 243 O के बाद क्या आएगा, P तक, और P से लेकर ZG तक रखा गया है। अब सवाल उठता सर ZG का मतलब क्या हुआ, भाई जब Z हो गया तो Z के बाद क्या आएगा, ZA, ZB, ZC और ZH तक नगर निकायों को रखा गया है। जबकि सहकारिता का प्रावधान 243 ZS से लेकर 243 ZT तक यह प्रावधान रखा गया है। जबकि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रावधान अनुच्छेद 244 से 244 A के मध्य रखा गया है, और संघ व राज्यों के मध्य विधायी व प्रशासनिक संबंध का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 245 से 263 के मध्य रखा गया है, और जो संघ व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध का प्रावधान है वह आर्टिकल 264 से लेके 300 का तक रखा गया है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग, भाग 13 तक हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग भाग 13 देखते हैं। तो भाग 13 में क्या है, राज्य के मध्य व्यापार और वाणिज्य, यह अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक है, और केंद्र व राज्य के अधीन जो सेवाएं रखी गई हैं, जैसा कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन अनुच्छेद 312 पढ़ते हैं वो इसी के बीच में आता है, जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 308 से लेकर 327 के बीच किसका प्रावधान रखा गया है कि केंद्र व राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं रखी गई हैं। और उसके बाद जो न्यायाधिकरण है, जो आपका ट्रिब्यूनल है, उसका प्रावधान अनुच्छेद 223A से 323B के मध्य रखा गया है। और निर्वाचन का जो प्रावधान है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का भी प्रावधान जैसा कि पता है अनुच्छेद 324 में जो है, तो 324 से लेकर 329A तक इसका प्रावधान रखा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जैसा कि पता है कि अनुसूचित जातियों के लिए 338, अनुसूचित जनजातियों के लिए, OBC के लिए, इन सारे प्रावधानों को कहाँ रखा गया है, SC ST के जो प्रावधान है 334 से लेकर 342 तक इनको रखा गया है। और राजभाषा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो राजभाषा को जो भाग 17 में है उसे रखा गया है अनुच्छेद 343 से 351 तक। और आपातकाल ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जबकि आप राष्ट्रपति में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत आपातकाल को रखा गया है, और प्रकीर्ण के अंतर्गत 361 से 367 तक के प्रावधानों को रखा गया है। और उसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसे केवल एक अनुच्छेद में स्थान मिला है, अनुच्छेद 368 में, और ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात आती है अस्थायी प्रावधान। तो अस्थायी प्रावधानों को 369 से लेकर 392 के मध्य रखा गया है। और सबसे लास्ट भाग आपका है भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम, एब्रीविएशन व हिंदी अनुवाद, ट्रांसलेशन वाली जो प्रावधान है उनका प्रावधान अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक रखा गया है। तो इस तरीके से आपने पूरे संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक और भाग 1 से लेकर 22 तक हमारे संविधान के किन किन प्रावधानों को रखा गया है बड़ी अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया, और दिमाग में पूरे संविधान का एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को इसी फ्रेमवर्क को
बहुत विस्तार में जानना है तो इंडिविजुअल क्लास में एडमिशन लेकर पूरे पॉलिटी पे एक बेहतरीन समझ आप लोग बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।